बार काउंसिल के इस प्रांगण में आप लोगों का सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। पहले मैं कमेटी का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। इस कमेटी के चेयरमैन श्री ओपी फैजी जी, जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर हैं इस काउंसिल के। सिंस 1991 टिल डेट फैजी साहब कंटिन्यू है एज ए मेंबर, लगातार इलेक्शन जीतते आए हैं और बाहर की इन्होंने इतने लंबे समय सेवा की है कि मैं बिग हैंड राउंड ऑफ अप्लॉज। मेरे दूसरे साथी, मेरे बड़े भाई आर.एस. गोस्वामी, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ दिस। फैजी साहब से पहले इस कमेटी के चेयरमैन गोस्वामी जी थे, लेकिन यहाँ रोटेशन पे होता रहता, तो अब फैजी साहब आए तो बाई वर्च्यू ऑफ सीनियरिटी अब चेयरमैनशिप फैजी साहब के पास है। मैं गोस्वामी जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा कि मथुरा से ये आए 1987 में दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली में कोई नहीं था इनका लीगल फैकल्टी में जानकार, और इन्होंने इतना काम किया कि आज इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। इनकी स्पेशलिटी डाइवोर्स करवाते हैं। मैट्रिमोनियल लॉ के एक्सपर्ट हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से इनके क्लाइंट्स हैं, और ये ब्राह्मण महासमाज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंटरनेशनल सोसाइटी के। तो गोस्वामी जी के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है, एक मथुरा से चल के और दिल्ली में आके इस मुकाम पे पहुंचना, तो इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। और मैं आपके सामने राकेश शेरावत, मैं 1990 में इनरोल्ड हुआ था, आप ही की तरह एक दिन मैं भी आया था, और गजब की बात यह कि फैजी साहब ने उस वक्त मेरा इनरोलमेंट किया था, और आज हम वहाँ तक पहुँचे, लेकिन फैजी साहब आज भी इस मुकाम पे हैं कि इसको कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो इनकी एनर्जी लेवल, इनकी डेडिकेशन काबिल तारीफ है। इतना मैं कहूँगा कि आज के टाइम पे इस हद तक कोई परिश्रम नहीं कर सकता, और इस प्रोफेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आदमी निरंतर प्रयास करता रहे, निरंतर परिश्रम करता रहे, तो ही उसको कामयाबी मिलेगी। और इसका जीता जाता उदाहरण फैजी साहब है। दोस्तों, आपको यहाँ बुलाने के दो पर्पज हैं। एक तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के बारे में आपको बताना, जिस इंस्टीट्यूशन के तहत आप रजिस्टर हो रहे हो उसके बारे में कोई बता सकता है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली कैसे एग्जिस्टेंस में आती है? एनीबडी? किसी को नहीं पता। अब एटलीस्ट ये पढ़ के तो आते हैं आप कम से कम कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है क्या। हम 25 लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? दिल्ली में मोर देन 75,000 एडवोकेट्स डिफरेंट कोर्ट्स में हैं, तो हम 25 यहाँ पे, सिर्फ 25 हमारे में क्यों आते हैं, बाकी क्यों नहीं है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें प्रोविजन है, हम 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है बार काउंसिल का। उसमें मोर देन 200 कैंडिडेट्स होते हैं इलेक्शन में, और जो 25 फर्स्ट जो इलेक्शन जीतते हैं, वो जिनको मैक्सिमम नंबर वोट मिलते हैं, वो इलेक्टेड डिक्लेयर होते हैं। हमारा मेन काम वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट। अब आप ये पूछोगे कि भाई आप, अब मैं भी 2006 से हूँ बार काउंसिल में, गोस्वामी जी 2003 से हैं, फैजी साहब 91 से हैं, तो अभी तक क्या वेलफेयर किया? आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि ये जो बिल्डिंग बनी है, ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ लिटिगेशन लड़के ये प्लॉट हाई कोर्ट से अलॉट कराया, और गवर्नमेंट से फंड लेके ये बिल्डिंग बनाई। और उसमें उस वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि तब मेरे फादर लेट श्री बलबीर सिंह शेरावत जब इस काउंसिल के चेयरमैन थे। फैजी साहब उस वक्त काउंसिल में थे जब ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ।
मैं उसके बाद 2006 में आया, गोस्वामी जी के साथ हमने मिलके काम किया। 2012 में गोस्वामी जी इस संस्था के चेयरमैन थे और उनके साथ में वाइस चेयरमैन था। हमने एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए एक आवाज उठाई कि एडवोकेट क्लास एक सबसे इनसिक्योर क्लास है। आज हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारा माइंड ठीक है तो हम जाते हैं, फिजिकली हम फिट है, मेंटली फिट है तो हम कोर्ट में जाके कमा सकते हैं। अगर कोई हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाए, हम इनकैपेसिटेटेड हो जाए या कोई दुर्घटना में डेथ हो जाए किसी एडवोकेट की, तो उसकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, हैंड टू माउथ हो जाएंगे वो। तो इस चीज को हमने समझा, एडवोकेट बरादरी का हमने दर्द को महसूस किया और विज्ञान भवन में हमने एक बहुत बड़ा तादाद में हम वकीलों की संख्या में इकट्ठी की और वहां पे हमने महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी को बुलाया। वहां से हमने आवाज उठाई कि एडवोकेट सोसाइटी को एक लाइफ कवर मिलना चाहिए इन केस ऑफ डेथ और मेडिकल रीइंबर्समेंट होना चाहिए। और उसका परिणाम है कि हम निरंतर प्रयास करते रहे। वहां से जो हमने आवाज उठाई और 2018 में उसका यह परिणाम निकला कि हमने दिल्ली सरकार से अपनी मांगे मनवाई और आज जो दिल्ली बार काउंसिल में एडवोकेट एनरोल्ड है उसको कैशलेस 5 लाख तक का मेडिकल बिल रियम्बर्स होता है। कोविड के दौरान हमारे 1000 से साथी एडमिट हुए, उनका सारा बिल कैशलेस हुआ। हमारे 170 साथी हमें छोड़ के चले गए, उनकी फैमिलीज को 10 लाख रुपया मिला, ताकि ऐसा ना हो कि परिवार में इतना संकट आ जाए कि वो रोजी रोटी को मुताज हुए हैं। धीरे धीरे फिर संभलेंगे वो। तो एक ऐसा अमाउंट, ग्रेसफुल अमाउंट हमने गवर्नमेंट से उनके अकाउंट्स में सीधा ट्रांसफर करवाया। ऐसा नहीं कि उनको धक्के खाने पड़ते हैं, वो यहाँ आके अपने डेथ सर्टिफिकेट दे के जाएं और उनके हमने परसू करके उनके फैमिलीज को 10-10 लाख रुपए हमने उनके अकाउंट में पहुंचाए। तो दोस्तों ये हमने काम किया है और इसी कारण हम बार बार चुनाव जीतते हैं। मैं 3rd चुनाव जीत चुका हूँ, मेरे साथ गोस्वामी जी 4 चुनाव जीत चुके हैं, फैज साहब 5 चुनाव जीत चुके हैं। तो हम 25 मेंबर की टीम ये लगातार प्रयास करती है कि आपका कुछ ना कुछ वेलफेयर हो और आगे भी हमारे दिमाग में कुछ हैं आप स्कीम्स। अगर हम जीतेंगे तो आपके लिए, जैसे अभी क्योंकि हम वी आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, हम कोशिश करेंगे कि जो न्यू एंट्रेंट है उनको एक स्टाइपेंड मिले। उसके लिए हमें गवर्नमेंट से अगर कुछ एड मिलेगी हम तभी कर पाएंगे। हम चाहेंगे कि अगर जो अपना एक पर्टिकुलर एज के बाद अपना अगर लाइसेंस अपना सरेंडर करे उसको एक पेंशन मिले। इस तरीके की स्कीम अगर हम कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट से हमें एक कॉर्पस मिले ताकि हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, वेलफेयर का काम को आगे बढ़ाएं। दोस्तों ये तो था कुछ वेलफेयर के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब सेकंड बात, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पास लाइसेंस देने की पावर है तो लाइसेंस को कैंसिल करने की पावर भी उसी अथॉरिटी को होती है। और आपका 2 कंडीशंस में लाइसेंस हम बार काउंसिल कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। फर्स्ट, if any advocate indulged in any professional misconduct. Second, any act of any advocate unbecoming of an advocate that falls under the section 2035, we have power to reject the license also, cancel the license. अब आपको ये नहीं पता होगा कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। कुछ एडवोकेट साथी पैसा कमाने के चक्कर में जल्दी कंडीशन गारंटी ले लेते हैं, क्या गारंटी से आपको केस जिता देंगे। और क्लाइंट फोन पे होता है, स्मार्टफोन में हर चीज रिकॉर्डिंग होती है, केस खिलाफ हो जाता है, क्लाइंट यहाँ पे आ जाता है, भाई इन्होंने तो गारंटी ली थी। हमारा काम गारंटी लेने का नहीं है, हम क्लाइंट का केस बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी कोर्ट के सामने रखें, डिसीजन जज ने देना होता है। लेकिन कुछ साथी
पैसा जल्दी कमाने के और ज़्यादा कमाने के चक्कर में ये गलती कर बैठते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा कि फीस ले ली, केस फाइल नहीं किया, क्योंकि काम आता नहीं है। शुरू में काम नहीं आता है तो पूछ लो। हम 25 मेंबर यहाँ पे हैं, हमारे नंबर यहाँ पे वेबसाइट पे हैं, बाकी सीनियर कोर्ट में कोई मना नहीं करेगा। काम नहीं आता है तो पूछ लेना चाहिए, पर ऐसा ना हो कि आप पैसा ले लो तो केस फाइल ना करो। तीसरी कैटेगरी, आपने केस फाइल कर दिया लेकिन कोर्ट में नहीं गए और आपकी एब्सेंस में कोई एडवर्स ऑर्डर हो गया, तो ये आपके ऊपर आएगा कि भाई योर एब्सेंस कॉन्स्टिट्यूटेड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एक कैटेगरी और है कि आपका क्लाइंट से कुछ पैसा तय हुआ, उसने कुछ दे दिया, कुछ नहीं दिया, अब वो नहीं दे रहा तो आप कहते हो जी हम नहीं जाते। ऐसा भी नहीं करना है। आप जाके कोर्ट में जज साहब को बताओगे कि मेरा इतना अमाउंट तय हुआ था, इतना दिया है, ये बाकी पैसा नहीं दे रहा है, इसलिए मैं इस केस में नहीं आ रहा हूँ और मैं अपना वकालतनामा विड्रॉ कर रहा हूँ। जब आप विड्रॉ कर लेंगे तो आपकी लायबिलिटी से एब्जॉर्ब होंगे। अदरवाइज जब तक आपका वकालतनामा रिकॉर्ड पे है तो उसमें अगर कोई एडवर्स ऑर्डर होता है आपकी एब्सेंस में तो वो जिम्मेवारी आपकी पड़ेगी। अब बाद में ये कहोगे कौंसिल के सामने भी मेरी फीस नहीं दी, तो इस बात को नहीं सुना जाएगा। दोस्तों, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको डे फर्स्ट से इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि आप नई ऊंचाइयां छुएं। इस प्रोफेशन में पैसा भी है, काम भी है, स्काई इज द लिमिट। और पैसा कैसे कमाना है और कैसे निकालना है इसके बारे में हमारे गोस्वामी जी एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे, क्योंकि हम 25 में सबसे ज्यादा पैसा गोस्वामी जी कमाते हैं। मैं हर बारी सुनता हूं और मैं हर बारी चाहता हूं कि ये ही बताएं, क्योंकि इनका बताने का तरीका बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आज के दिन आपको जो इनरोलमेंट हो रहा है वो आपको शुभ हो। अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और इस दिन को सेलिब्रेट करें। थैंक यू वेरी मच। अब मैं गोस्वामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सीनियर मोस्ट चेयरमैन श्री ओपी फैजी जी को पॉट देके उनका स्वागत करें। सर, मैं आई ज्वाइन यू। सर, गोस्वामी जी का स्वागत करते हैं। सर, मैं आई ज्वाइन यू। अब मैं फैजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप जिनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है बार में, वो आपके साथ साझा करेंगे और आपको एडवाइस देंगे जो आपके आने वाले समय में काम आएगी आपके। फैजी साहब, वेलकम। Good afternoon to all of you. You are all welcome over. Shri R.S. Goswami ji, the former chairman, Bar Council Delhi, and you are the chairman of this enrollment committee. And Shri Rakesh Rawat ji, former chairman of Bar Council Delhi, and you are the member of the enrollment committee. मेरे यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके चेहरों से लग रहा है कि आपको बहुत वकील बनने की या एनरोलमेंट आपकी होने की आपको काफ़ी उत्सुकता है, ईगरनेस है, एंजाइटी है। हमें भी उतनी है इच्छा के मुताबिक। जैसे आज दिल्ली में 1,70,000 वकील हैं, तो आप भी इस लीगल फर्टर्निटी को आज ज्वाइन करेंगे। आज के बाद आप हमारे लर्नड फ्रेंड्स, लर्नड जनरल ब्रदर्स हो जाएंगे। बाद में जब आप हमारे
आप प्रोजेक्ट जब साथ खड़े होंगे तो आप एज ए स्टूडेंट नहीं होंगे, हमारे साथी होंगे, कोलीग होंगे, लर्नर फ्रेंड्स बाहर में कहा जाता है, लर्नर फ्रेंड्स को। दोस्तों, जो ये आज प्रतिक्रिया है, प्रोसीजर है एडवोकेट बनने का, ये एक स्टैट्यूटरी है। आप लोगों ने एडवोकेट एक्ट देखा होगा या पढ़ा होगा। एडवोकेट एक्ट के मुताबिक हम चुने जाते हैं, फिर उसी में ये सारी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये सारे इलेक्टेड मेंबर हैं, कुछ 3 उधर हैं, सारे इलेक्टेड। अभी राकेश रावत जी ने बताया 5 साल बाद इलेक्शन होता है, उस समय चुने जाते हैं। उसके बाद फिर विभिन्न कमेटीज होती हैं, वेलफेयर कमेटी है, एनरोलमेंट कमेटी है, डिस्प्लिनरी कमेटी है, रूल्स कमेटी है, फाइनेंस है, तो सारी इलेक्टेड होती हैं, इलेक्शन होता है सर। हम भी एनरोलमेंट कमेटी में इलेक्ट होके आए हैं। जो ये एनरोलमेंट है एक्ट के मुताबिक ये स्टैट्यूटरी है, और वकालत या किसी अक्यूज के साथ, प्लेंटिफ के साथ, डिफेंडेंट के साथ अदर देन लॉयर नहीं पेश हो सकता। किसी को अगर लीगल असिस्टेंस की हेल्प की ज़रूरत है तो आप लोगों में से ही लॉयर को ही वो एंगेज करते हैं। तो मैं इस बात से ये कंक्लूड करूँगा कि वकालत करने की आपकी मोनोपोली है एक्ट के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वकालत की मोनोपोली है। आप ही वकालत कर सकते हो, कोई और थर्ड पर्सन, एक आधे कोई किसी केस में कोर्ट की इजाज़त लेके पेश हो सकता है, अदरवाइज लॉयर ही पेश होता है। तो राकेश रावत जी ने आपको वार्न किया है, अगर ये वकालत मोनोपोली है तो आप इसको अप्लाइट नहीं कर सकते कि पैसे ले मैं तो जाता नहीं थी। फ्रेज है, यू कैन नॉट ड्रॉप दी केस जस्ट लाइक ए हॉट पोटैटो, कि मैं नहीं जाता, आप अपना संभालो। नो, यू विल हैव टू गो वंस यू हैव बीन एंगेज्ड। पैसों की बात भी नहीं है, वंस यू हैव फाइल्ड एन वकालतनामा, वंस यू हैव एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट, यू विल हैव टू गो। अगर आपकी उनसे नाराजगी है, जैसे कि बताया गया फीस नहीं दी, तो आप कोर्ट को बता के आएंगे, अर्जी देंगे, सो दैट ही हैज एम्पल टाइम टू एंगेज अनदर लॉयर। तो जो आपकी मोनोपोली है इसको आप एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। अगर किसी वजह से आपने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की तो ऊपर वाली फ्लोर पे हमारी मीटिंग होती है, 10-15 दिन में मीटिंग होती है, और वहाँ डिस्प्लिनरी एक्शन होता है, डीसी में केस जाता है, जिसको डिस्प्लिनरी कमेटी कहते हो। अभी अभी आपको बताया गया है, वार्न किया गया है, लाइसेंस सस्पेंड भी होता है, कैंसिल भी है। अगर बार काउंसिल को, एनरोलमेंट कमेटी को आपको वकील बनने की पावर है तो डिस्प्लिनरी कमेटी का आपका लाइसेंस सस्पेंड करने दिया इन केस ऑफ मिसकंडक्ट, आपको डिफाइन कर दिया है। मिसकंडक्ट की वेरियस सिचुएशन होती है। तो ये सिस्टम है, इसको सारा रेगुलेट बार काउंसिल पहले करती है। बार काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसमें सारे इलेक्शन होते हैं, 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। मैं आज आपको एक चीज़ से और अवेयर करना चाहता हूँ, और फाइन चीज़ ये है, जैसे इलेक्शन की बात हुई है, ये इलेक्शन हमारा 5 साल बाद 6 साल बाद होता है। इसके अलावा दिल्ली में और भी इलेक्शन होते हैं। यू आर वेरी लकी, क्योंकि इन दोनों में दिल्ली कोर्ट्स में एक इलेक्शन कार्निवल जैसा माहौल होने वाला है। 19 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को फुल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सारी कोर्टों में एक ही दिन इलेक्शन होगा, सारी बार एसोसिएशन। नो आई मस्ट टेल यू, बार एसोसिएशन इज डिफरेंट देन बार काउंसिल। बार काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट के मुताबिक 5 साल बाद या 6 साल होता है। जो बार एसोसिएशन है दैट इज जस्ट लाइक ए अंडर द सोसाइटीज एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट, जिसमें 7 आदमी मिलके एसोसिएशन रजिस्टर कराते हैं। तो हर कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या ट्राइब्यूनल है, सिंटेक्स बार है, देयर डिफरेंट बार एसोसिएशन। उनके इन दोनों में इलेक्शन होने वाले हैं, बड़ा अच्छा माहौल होता है। और कंपेनिंग के लिए लोग, आप जैसे
एसोसिएट्स को साथ लेके निकलते हैं कैंपेन के लिए, तो बड़ा अच्छा व्हाट्सअप आते हैं। पहले दिनों तो मतलब इस साल से जब और 2 साल पहले जो हम लोग थे, जो इलेक्शन लड़ने वाले था, जिनको इलेक्शन का इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी, हम सारी बार एसोसिएशन के मेंबर होते थे। सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट के, पटियाला हाउस का के, और हमारे वोट सब जगह ही होते थे। हम कंपेन करने भी जाते थे, हमारे पास लोग इलेक्शन के लिए मेहनत करने आते थे। और बाई वर्चू हम जजमेंट्स, पी दास जजमेंट भी फेमस है, उसमें हम जब आप लोग एक ही बार एसोसिएशन में वोट दे सकते हैं। आप मेंबर किसी भी बार एसोसिएशन, एक बार एसोसिएशन का मेंबर बनना तो आपके लिए स्टैट्यूटरी आपने बनना ही होगा। आप अगर अफोर्ड करते हैं या दिलचस्पी है, मोर देन 1 बार एसोसिएशन, यानी कि दिल्ली में 12 या 13 एसोसिएशन है दिल्ली में, तो आप सारी एसोसिएशन का मेंबर बन सकते हैं। पर आपका वोट एक ही जगह होगा और एक ही दिन होगा, जो डेट मैंने बताई 19 अक्टूबर। तो यू आर वेरी लकी। ये आज का इलेक्शन सीजन है, हम बड़ा इलेक्शन लड़ते हैं, बड़े लोग 10-10, 12-12 आप जैसे दोस्तों को साथ लेके, उसमें दिलचस्पी भी होती है, लर्निंग भी बड़ी होती है। अगर आप किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं तो आपको सारे कोर्ट का पैरा भरने का नजर आता है, घूमते फिरते हैं, तो एक अच्छा जज्बा होता है। पर अभी भी शरावत साहब जब कोई बता रहा था, मैं भी इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं काफ़ी इलेक्शन लड़ता हूँ, पर मैं जब कोई कैंडिडेट आता है उसके साथ आप जैसे 5-7 जूनियर्स को साथ लेके आते हैं, वो विजिट करते हैं, तो मैं उनको रोक देता हूँ। जैसे आप हैं या आप हैं, मैं कहता हूँ भैया देखो, आप तो इलेक्शन ही लड़ रहे हैं ना, नहीं इलेक्शन तो ये लड़ रहे हैं, तो आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपको क्या मिलेगा? आपके पेरेंट्स ने या आपके भाई बंधु ने आपको वकालत के लिए भेजा या उनके साथ घूमने के लिए भेजा? आप जाओ अपने घर, चलो ये इलेक्शन लड़ते रहेंगे। तो अगर इस बात से आप देखें तो मैंने जितने भी चुनाव लड़े हैं, मेरे साथी अभी आपको बताया कि मैं अकेला ही लड़ता हूँ, मैं किसी अपने एसोसिएट को, जूनियर को साथ इलेक्शन के लिए नहीं देंगे। माई इंटरेस्ट, माई तो पर आप एंजॉय करेंगे। इलेक्शन का माहौल है बड़ा अच्छा। इसके लिए एक रेगुलेशन होगा कि आपने उधर इलेक्शन करना, उधर जाना है, तो बड़ा अच्छा माहौल है। तो इस बात से हटके मैं आप दूसरी बात करना चाहता हूँ, आप अपने कैरियर के थ्रेशोल्ड पे, दहलीज पे हो। जो भी आपको यहाँ बताया गया है, ये आज कल परसों, साल 1.5 साल आपको काम आए ना आए, पर आपके आने वाले कैरियर में ये बहुत ही यूजफुल बातें रहेंगी। आप इनको अडॉप्ट करेंगे, आप एक अच्छे सिटीजन बनेंगे, और एक सिटीजन बनेंगे जो लॉयर है, एक नोबल प्रोफेशन है, एक डिग्निफाइड प्रोफेशन है। आपकी सोसाइटी में बड़ी इज्जत है कि आप लॉयर हैं। अगर आप घर देखें, जब मतलब किसी वकील का घर देखें, तो उस गली मोहल्ले में वकील का घर तो लैंडमार्क बन जाता है। तो कहते हैं यार कहाँ रहते हो, वो जो वकील सबका घर है ना, उसके दाएँ बाएँ कोई लैंडमार्क बन जाता है। आपके एक प्लेट लग जाएगी, नेम प्लेट। अभी गोस्वामी जी ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह, इनको बहुत ज़्यादा तजर्बा बताएंगे। मैं तो एक ज़्यादा फॉर्मेलिटी के तौर पर, तो मेरी एक ड्यूटी है, तो मैं इन्होंने मुझे एक अहदा दे दिया, जाओ जाओ आप चेयरमैन, आप बात करो, तो अहदा दे दिया। बस 2-4 बातें और करके आप मेंटेन करेंगे अपने आप को। ड्रेस यूनिफॉर्म कोर्ट में जाएंगे जो आपका ड्रेस है, और वो भी वेल, ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाएं सर बैंड पहना हुआ है, कोर्ट नहीं है, जब कोर्ट पहना हुआ है बैंड नहीं है, वेल ड्रेस जाएंगे, और आप वेल बिहेव करेंगे। जब आप वकील बन गए, आपकी एक्टिंग के मुताबिक आपकी 2-3 ड्यूटीज़ हैं। फर्स्ट ड्यूटी आपकी कोर्ट के एज कोआदी कोर्ट है, कोर्ट में आप बिहेव अच्छा करेंगे, कभी कोर्ट के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। आपकी ड्यूटी आपके क्लाइंट को उसको मिसलीड नहीं करेंगे, उसके साथ कभी झगड़ा नहीं करेंगे। आपकी दूसरा जो वकील हैं, जो अपोजिट पार्टी है, उसके जो दूसरा लॉयर केस करने आता है, उसको कभी आप प्रेजुडिस एंटरटेन नहीं करें, वो तो अपनी ड्यूटी करते हैं। हर अपनी बाहर निकल के, अभी आपको बताया गया कि बाहर निकल के आप कैसे बिहेव करना है। दोस्ती का आप कुलीग भी हैं और कॉमरेड भी हैं, और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी हैं। बाहर निकल के आपके पास केस आ गया और आपके पास दूसरी पार्टी का आ गया, तो आप एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ेंगे, आप कॉम्पिटिटर भी होंगे। जब आप कैंटीन में बैठेंगे, कैफेटेरिया बैठा, कॉमरेड होंगे, तो कॉपरेशन भी डिमांड, प्रोफेशन डिमांड करता है भी एक दूसरे का कॉपरेशन करें। तो आपको शुभकामनाएं देता हुआ मैं आपको बस और को ज़्यादा नहीं कहना चाहता। डू जस्ट वेल भी, और जो जुडिशल जो अगर हम ये कहें
कि जुडिशरी थर्ड पिलर है डेमोक्रेसी का, तो जो बार है, प्रोफेशन है, ये इंटीग्रल पार्ट है सोसाइटी का। इसके बिना जो जजेज हैं वो राइट डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने बुक्स में सर्च करके लॉ की उनकी मदद करनी है। तो आप सबको शुभकामनाएं। इसके बाद श्री आर गोस्वामी जी आपको मेरे से ज़्यादा अच्छी बातें बताएंगे। Good afternoon, everybody. Welcome all of you in the Office Bar Council. हमारे बीच में इस एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन, और देखिए सबसे बड़ी ताज्जुब की बात क्या है, बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड आज तीनों ही मेंबर जो एनरोलमेंट कमेटी है इस काउंसिल के, इस इंस्टीट्यूशन के पूर्व में चेयरमैन रहे हैं। फैजी साहब केवल एनरोलमेंट नहीं, पूर्व में आप चेयरमैन रहे। आपका मैं अपनी तरफ से और अपने सभी बच्चों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। मेरे छोटे भाई, आप पूर्व में चेयरमैन रहे बार काउंसिल के, और उस हालात में आप चेयरमैन थे जब कोविड खत्म हुआ, और मेरे साथ आपका संबंध इस तरीके का रहा कि हम साथ में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी रहे, एनरोलमेंट में बहुत लंबे समय से साथ रहे। और मुझे सौभाग्य है कि मुझे आपके पिताजी के साथ भी काम करने का बहुत अच्छा अवसर मिला, और ये एक बहुत बड़ी एक इतिहास है हिंदुस्तान की बार काउंसिल में कि जिनके फादर चेयरमैन रहे, आज उनके सुपुत्र भी इस बार काउंसिल में चेयरमैन बने। ये उनकी अपनी उपलब्धि है। उसके कारण मैं आपका अपनी तरफ से उन सभी के साथियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। श्रावण का मास है, बहुत पुण्य है, पुण्य का महीना माना जाता है भगवान शंकर का। तो कोई भी शुभ काम करने से पहले, जबकि हम लोगों ने जहाँ जन्म लिया है, धर्म किसी का कोई भी हो, लेकिन महादेव जी एक ऐसे हैं जिनको हर धर्म का व्यक्ति, तो मैं चाहता हूं कि आपके इस शुभ काम के अवसर पर पहले उस महान शक्ति को जिन्होंने हमें पैदा किया, जिनकी वजह से हम लोग चलते हैं, उनको याद करें और उसके बाद अपनी कार्यक्रम शुरू करते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शहीतम। मेरे इंसान को इस धरती पे आया है। आप केवल इतना सोच लें कि मेरी जो उम्र है, मैं 26 साल की हूं, तो मैं 26 साल से पहले कहाँ था, और 25 साल का हूं तो 25 साल से पहले कहाँ था, और यहाँ के बाद हम कहाँ जाएं। लेकिन ये जो आज काम शुरू हो रहा है, ये आपकी कर्म भूमि है, आपका कर्म क्षेत्र है। भगवान स्वयं ने अवतार लिए, जितनी भी बात, सभी ने कर्म क्षेत्र में काम किया, चाहे भगवान राम रहे हो, चाहे भगवान कृष्ण रहे हो, चाहे बौद्ध रहे हो, कोई भी रहा हो, जिस महापुरुष ने जन्म लिया उसने कर्म किया। आज यहाँ कुछ रिटायर्ड व्यक्ति भी बैठे हैं, मैं उनका विशेषकर स्वागत करता हूँ। एक बार हाथ उठा दें, कौन कौन लोग हैं रिटायरमेंट में। काफी लोग हैं, मुझे काफी दिख रहे हैं। आप इन लोगों से एक प्रेरणा ले सकते हैं कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन काल नौकरी में दिया और उसके बाद भी अगली पारी खेलने के लिए उन्हें आप लोगों के बीच में, आज से 12th से पहले, 12th में आपने डिसाइड किया कि हमें लॉ करना, किसी ने डिसाइड किया मुझे MBBS में जाना, किसी ने डिसाइड किया मुझे BTech में जाना। लेकिन दोस्तों, वहां भी कर्म ने अपना अपना साथ दिया। वो MBBS पढ़ रहे हैं, हमारे से 50 गुनी पढ़ाई एक्स्ट्रा ज्यादा उनकी। हमारे में से भी लोगों ने क्लैट का एग्जाम दिया, NLU में गए, कैलकाटा गए, भोपाल गए, जोधपुर गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए। कुछ लोग ऐसी सेकंड कैटेगरी के कॉलेजेस में गए, किसी कारण से भाग्यवश नहीं एडमिशन हो पाया, कर्म अच्छा नहीं था, भाग्य अच्छा नहीं था। कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिनमें कॉलेज में केवल हम गए, पढ़े नहीं, कुछ ऐसे कॉलेज ही नहीं गए। यहां बैठे आप लोग, एग्जाम दिया, कुछ ने कोशिश करी कि एग्जाम भी ना दे, डिग्री ले ले,
लेकिन दोस्तों, यहां हम जो आज आपसे बात कर रहे हैं, आपने एजुकेशन ली या नहीं ली, ये आपका कर्म भाग्य है, ये आपकी अपनी मेहनत है, हमको नहीं पता। हम चाहें हम एक एक स्टूडेंट को बुलाकर इंटरव्यू लें, एक एक स्टूडेंट को बुलाकर उसके विषय में पूछें, कौन प्रोफेसर था, हमारे पास सबकी लिस्ट होती है, कौन प्रोफेसर कहाँ है, कौन डीन कहाँ है, कौन यूनिवर्सिटी में कहाँ है, लेकिन नहीं बता पाओगे तो तुम कॉलेज गए नहीं। आज एनरोलमेंट रुक जाएगा, लेकिन आज अपने आप को ये सौभाग्यशाली समझिए कि हमसे ज्यादा नरम, हमसे ज्यादा व्यवहार कुशल, हमसे ज्यादा आपके विषय में सोचने वाला आपको नहीं मिलेगा। जितने नरम दिल के हम तीनों व्यक्ति हैं, हम आपका 1 घंटा क्या, हम आपका 1 दिन भी समाप्त नहीं करना चाहते, आपका खराब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं आज आप आए हो तो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, चाहे आपने एजुकेशन अच्छी ली है नहीं ली है, लेकिन आज आपको हम यहाँ से कम वकील बना के भेज दें। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी सोच है, इसलिए कि आपका एक दिन आप लोगों को पता होना चाहिए। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया, लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि जी देखिए कि 14,500 से करके 600 रुपए कर। ये भूल गए कि आज आप जिस रूम में बैठे हैं वो एयर कंडीशन आपका कमरा है, ये हमारा नहीं है। हम तो चुने हुए प्रतिनिधि आज हैं, कल नहीं होंगे, आप में से भी हो सकते हैं आगे। इंडिजेंट में हम जो पैसा देते हैं कहां से देते हैं? आप लोगों के बीच में से देते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, राकेश जी ने सारी बात डिटेल में बताई, फैजी साहब ने भी बताई कि हम 25 मेंबर चुन के आते हैं, आज तीसरी चौथी टर्नओवर पर हम लोग हैं। हम 1 रुपया आपका जो आता है उसमें से 1 कप चाय के भी हम लोगों आपके दागी नहीं होते, अपने पैसे से गाड़ी चला के लाते हैं, अपना काम छोड़ते हैं। आज इस महीने में ये 6ठी मीटिंग है और 2:30 बजे हम यदि मीटिंग करते हैं तो इसका मतलब 4 बजे तक अदालत चलती है। हमने सारे मुकदमे छोड़ दिए, सुबह से मन बनाते हैं कि आज एनरोलमेंट है बच्चों का। आज 6ठी मीटिंग कर रहे हैं हम इस प्रांगण के अंदर। हिंदुस्तान में कोई भी बात कौन से बता दे कि महीने में 1 मीटिंग भी होती हो, इसलिए यू ऑल आर लकी। मैं इसलिए आपको मुबारकबाद देता हूं। सुप्रीम कोर्ट की बात का स्वागत कर दिया हमने, क्या होगा उससे? आज आपने एक बार 14,500 रुपए दे दिए, उसके बाद आपको इंडिजेंट में भी राइट्स है, आपको वेलफेयर में भी राइट्स है, आपको यहाँ इतना बड़ा स्टाफ 70 से 75 लोग काम करते हैं, उनकी सुविधाओं का भी है कि 1 मिनट में फार्म आपका तैयार होता है। आज मिला और यदि ईश्वर ने साथ दिया तो शायद आप घर बाद में पहुंचेंगे और एनरोलमेंट नंबर आपके पीछे पीछे होगा। इतनी तत्काल व्यवस्था कहां पर है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, यू विल फॉलो, या जाके एप्लीकेशंस लगाएंगे। तो एक तो मैं आप सब लोगों को ये सूचित करना चाहता हूं, कई लोगों ने कल से कई बार फोन आया कि सर वो पैसे वापसी कब होंगे? तो मैंने कहा 2-4 लड़कियों का था, मेरी बच्चियां मेरे ऑफिस से आ जाओ, मेरे से ले जाओ भाई, हमने गुनाह कर दिया एनरोलमेंट करके आपका। ये गलत फहमी ना पाए। कल का जजमेंट था, उन लोगों का कितना नुकसान हुआ, कितने फॉर्म ऐसे मेरे ऑफिस में 10 फॉर्म रखे बच्चों के, हमने जमा नहीं किए कल। तो 12 बजे जजमेंट आ गया, हम जमा करते हैं तो कंटेम्प्ट के दायरे में हम लोग आ जाएंगे। लेकिन उन बच्चों का नुकसान कितना हो गया? कहां तो बच्चे 5-5 हजार रुपए देकर सर्कुलेशन से कराते हैं। अरे जीवन में एक बार आप दे रहे हो, पूरे जीवन आप बार काउंसिल के जिम्मेदारी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ सिस्टम हो। 1-1 रुपए का हिसाब है, 1-1 रुपए का ऑडिट है यहाँ। हम लोगों को 50 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते हम। ऐसी कहां राजनीति है हिंदुस्तान में? अपने आप एमपी अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं, अपने आप प्रधानमंत्री जी की सैलरी बढ़ जाती है, अपने आप मुख्यमंत्री जी की सैलरी बढ़ जाती है। हर बार काउंसिल वाले अपना चार्ज लेते हैं। यदि डीसी के अंदर आते हैं, केवल हिंदुस्तान में आपको गर्व होना चाहिए कि आप जिस बार काउंसिल से एनरोल हो रहे हैं वो बार काउंसिल का एक भी मेंबर आप लोगों का 1 रुपया अपने लिए पर्सनल यूज नहीं करता। यहां तक कि मुझे आज कहना चाहता हूं मैं, सहरावत साहब ने वकीलों के हित के लिए, आपके पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट तक झेली है। वो कौन सी कंटेम्प्ट होती थी कि आज एक वकील के ऊपर किसी तरीके का लाठीचार्ज हो गया, किसी तरीके का झूठा मुकदमा बन गया। यदि बार काउंसिल में आप चेयरमैन की हैसियत पर हो, मेंबर हैं हम, तो हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति एक परिवार की तरह है, एक गार्जियन की तरह है।
कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग कान पे फोन लगा लेते हैं, वो उस फ्रेंड से बात कर रही है, वो उस फ्रेंड से बात कर रहा है। अरे जीवन में ये मौका आपको कौन देगा? ये मौका कहां से आएगा आपके पास कि आज इतने लोग आप एक दिन एनरोल्ड हो रहे हैं? आप जन्म तिथि भूल सकते हैं, जन्म का मतलब आप समझते हैं कि आपकी उम्र घट रही है। कहते जी मैं 60 साल का हो गया, तो उम्र गई 60 साल की, वो कहां गई? लेकिन एनरोलमेंट एक ऐसी चीज है दोस्तों, अपने लिए ताली बजाना, मेरे लिए नहीं, कि एनरोलमेंट एक ऐसी चीज है, एक एक दिन आपकी सीनियरिटी को बढ़ाएगा और आपकी इज्जत और सम्मान को बढ़ाएगा। उम्र घट रही है, एनरोलमेंट बढ़ रहा है। जब आपके 1 साल की एनरोलमेंट हो जाएगा, आप अपनी खुशी से कहेंगे, एज की तो क्या कहेंगे, 30 साल के हो गए, अभी नहीं 28 पूरा हुआ, अभी 30 में तो मेरा क्लाइंट तो मुझसे उम्र पूछ ले तो मैं फाइल उठा लेगा। यू हैव नो राइट आस्क अबाउट माय एज। क्यों? एज क्या चीज है? सतयुग में आदमी 1 लाख साल जीता था, त्रेता में आदमी 1000 साल जीता, द्वापर में आदमी 500 साल जीता, कलयुग में 100 साल जीता। अब यदि इंसान की मृत्यु 50 साल पे भी हो जाए तो घर वाले 5 साल उम्र खुद बढ़ा देते हैं, इन्हें होगा जी 54-55 के करीब। एक बच्चे की शादी कर दी, एक रह गए, क्या है? पहले 70 साल वाले को जवान मानते थे, तो उनका दादा जिंदा था, उनका बापू जिंदा था। आज अपने बच्चे की शादी नहीं देख पा रहा इंसान, इसके लिए खुश हो रहे हैं कि हमारी इतनी उम्र हो गई। लेकिन आपका एनरोलमेंट आज होने के बाद आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपका समय बदल जाएगा और आप एक साधारण व्यक्ति ना होकर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहलाओगे। लेकिन ये आपकी फीलिंग पर डिपेंड करता है। जब आप अपने लिए ही ताली नहीं बजा सकते, अपने में ही जोश पैदा नहीं कर सकते, हमारे कहने से क्या होगा? आज आप अपने में महसूस करिए कि यू विल बिकम ए गुड लॉयर, यू शुड फील यू आर बेटर देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर बेटर देन एमएलए, क्योंकि उनका एक समय है जिसका कार्यकाल निर्धारित है। तुमने देखे कितने लोग थे जो कल मंत्री थे, आज घर बैठे, कितने 281 एमपी नए जीत के आ गए, लेकिन कितने साल के लिए? काम नहीं करेंगे, हार जाएंगे। लेकिन वकील कभी नहीं हारता। हम जब तक जिंदे रहेंगे, हमारे साथ हमारा एनवायरमेंट जिंदा रहेगा, हमारा बैंड जिंदा रहेगा, हमारी कोर्ट जिंदा रहेगी। लेकिन फर्क कितना सा है? पहले आप एक बार बताओ, मेरे साथियों ने बात कही और हमने यहां तक कही, आप लोगों की समझ में आ रही है नहीं आ रही? अच्छी लग रही है नहीं लग रही? नहीं लग रही तो जाएं। तो आप ये समझिए कि ये बैंड और ये कोर्ट आपको जो आज सम्मान देगा और ताज जिंदगी देगा, आज नहीं देगा, पूरी लाइफ देगा। आपको पता है जेठमलानी जी ने कब तक काम किया? 95। लास्ट के दिन भी उन्होंने 30 लाख रुपए एक क्लाइंट से लिए थे। नहीं पता आप लोगों को? पता करिए, हिस्ट्री देखिए। जेटली साहब एंड तक करोड़ों रुपए महीने कमाते थे, मिनिस्टर होने के बावजूद भी। क्या है ये? कहां है दुनिया में इससे बढ़िया प्रोफेशन? लेकिन डिफरेंस क्या है? एडवोकेट एनरोल्ड होना एक बात, ये आपकी शुरुआत, एडवोकेट बनना दूसरी, अच्छा वकील बनना तीसरी बात, और बहुत अच्छा वकील बनना। तो आप बहुत अच्छा वकील बनना चाहते हैं, केवल एनरोलमेंट कराना चाहते हैं? आवाज बताओ जोर से। बहुत अच्छा। कि ऐसे अपने एनरोलमेंट कराया, आई कार्ड जेब में डाला, पुलिस वाले ने पूछा कौन? बोले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसा बनना चाहते तो आज हम तीनों कर देंगे आपका काम, उसके लिए आप निश्चित रहिए। लेकिन बहुत अच्छा वकील बनना है तो आपको मेहनत भी करनी है। सराव साहब ने बताया, परिश्रम करना, झूठ सांस से काम नहीं चलेगा। आज हम इतने संबंधित तीनों आदमी हम ऐसे हैं, जिस जज के यहाँ चाहो, अब तो अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके यहाँ चाहो, बिना पूछे बिना डिस्कस के हम उसके कमरे में जा सकते हैं। नॉट ओनली दैट कि वी आर द मेंबर ऑफ बार काउंसिल, बिकॉज वी मेंटेन द डेकोरम ऑफ प्रोफेशन। हमने बेचा नहीं है किसी, वी आर नॉट द कॉन्ट्रैक्टर, वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हम एमएलए क्यों नहीं बने, हम सांसद क्यों नहीं बने? हमसे बढ़िया बोलते हैं पार्लियामेंट में,
लेकिन हमें गर्व करते हैं, वो झूठ बोलकर राजनीति करते हैं, हम उन काले कोट वालों की राजनीति करते हैं जो दुनिया की राजनीति करते हैं। कल से आप हमारे सामने खड़े होंगे अदालत में, कल से आप हमारे सामने खड़े होंगे, तो इससे ऐसा कौन सा दुनिया में प्रोफेशन है? यदि मोदी जी ने किसी को टिकट दी तो क्या मोदी जी के सामने कोई बोलेगा? एक भी आदमी ना बोले। लेकिन आप कल से ही हमारे सामने, सर सॉरी, हम ही कह देंगे कि बच्चा है, इसको जो रिलीफ चाहिए दे दो। मैं तो रोज परेशान हो जाते हैं। हम राकेश जी भी कल सुना रहे थे कि 2 बच्चे आगे जिनको एनरोल किया था, वो केस में सामने आ गए। क्या कहें हम उनसे? हमने सर जो ही मांग रहे हैं दे दो। बोले क्यों? हमने तो सिखाया था। लेकिन ये नहीं समझते हमें इतनी खुशी क्यों हो रही। कोई बताएगा इसका रीजन? आप लोगों में इतना उत्साह नहीं जितना हम में, इसलिए कि आज आप एनरोलमेंट होने के बाद वकील बनोगे, आपके परिवार वालों को खुशी होगी, मेरी बच्ची, मेरी बिटिया, मेरी गुड़िया, मेरा बेटा आज लॉयर बना है, इंडिविजुअल। हमें ये खुशी होगी जिस दिन आप में से कोई लोग जज बनेंगे, आप में से सॉलिसिटर बनेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, तो हमें ये खुशी होगी कि ये जो बैच है ये हमने एनरोल। ये खुशी है। जब आप कुर्सी पे बैठे होंगे हमें खुशी होगी कि एनरोलमेंट हमारे हाथ का है। ये खुशी हम करने के लिए जितनी हमारे पास ताकत होती है, जो हम पे ज्ञान होता है, जो अनुभव होता है, हम कोशिश करते हैं पूरा आज दे के जाओ। पीछे का काम ही मत रखो, कल को याद रहे ना रहे। आज आपका समय क्या है? आज वो समय जरा सुनो, जिनके आते ना थे जवाब, जिनके आते ना थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। ताली बजाओ यार, ये क्या कर रहे हो? ऐसे मेरा मन नहीं लगा, मैं तुम्हारे लिए तैयार करके ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है खाली, लेकिन आज मैंने बड़ा मेहनत करके निकाल लिया। जिनके, सरकार जरा सुन ले, जिनके आते ना थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नीम में भी मीठे आम आने लगे। जब आज वकील बन के घर जाओगे, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हिल जाएंगे सुबह तक। जो तुम्हारे घर वाले से नमस्ते नहीं करते थे, यार हमने सुना तुम्हारा बेटा वकील बन गया है? बोले कहाँ? बोले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये फर्क है। जब गाड़ी खड़ी करोगे तो लोग तुम्हें 4 होता पे देखेंगे, अरे वकील साहब आप क्या एडवोकेट बन गए। तो सबको कोई ना कोई काम आपसे जरूर होगा। अब राकेश जी ने एक बात और लास्ट कही, तो मैं 3 बात कह के बात पूरी करूंगा। एक तो हमेशा ये याद रखना, सारे सुन लीजिए, वेल ड्रेस होना चाहिए। क्या कही मैंने? जोर से बताइए आप लोग। उससे कोई गरीब नहीं होता। 4 सफेद शर्ट खरीदने से कोई गरीब नहीं होता। अदालत में प्रॉपर बिहेव होना चाहिए। अदालत में जब जाएं तो कोर्ट के सामने ऐसा लगे कि हम वकील साहब प्रॉपर बिहेवियर, सीनियर खड़ा है आप बैठे, ये बिहेवियर है। संस्कृत का श्लोक जानते हैं आप क्या है? भागवत का, कि नमस्कृत्यम चत्वारम वर्ध्यते। नमस्कार करने से 4 चीज बढ़ती है सम्मान करने, आयु विद्या यशो बलम। आप किसी का सम्मान करते हैं तो आपकी 4 चीज बढ़ती है और 4 चीज घटती है। आयु विद्या यश बल तो बढ़ता है, आपका काम क्रोध लोभ और मोह, चारों चीज हटती हैं। क्योंकि आपको जब किसी से नमस्ते करोगे तो ईगो नहीं रहेगी। अदालत का सम्मान करो, सीनियर का सम्मान। आज तुम सीनियर हो, कल तुमसे जो आएंगे वो तुम उनके सीनियर। कुर्सी पे क्यों बैठना चाहते हैं? मैं आपसे ऑनेस्टली कहता हूं, इतना काम किया मैंने मैट्रिमोनियल के अंदर अनलिमिटेड, और आज पूरी दिल्ली केवल मैट्रिमोनियल कर रही है और केस किसी के पास है भी नहीं। एक जमाना था जब केवल एक जज होता था जब मैं केस करता, सिंगल जज इन दिल्ली। आज सबके पास है, क्योंकि चाचा की लड़की का है, बुआ की लड़की का हो गया, मौसी की लड़की का, लड़के का, रोज समस्या आ गई। चल थोड़ी रहे रिश्ते आज। इसलिए मैं कहता हूं मैं कभी नहीं बैठता कुर्सी पे। और एक सीनियर मेरे से, जबकि इतनी बड़ी प्रैक्टिस होने के बाद, यदि छोटा सीनियर भी मेरे से आ जाए तो इमीडिएटली हम कुर्सी छोड़ देते हैं। चाहे राकेश जी हो चाहे हम हो। फैजी साहब से सीनियर तो नहीं आना कोई, लेकिन हमसे सीनियर तो आते ही हैं। एक दूसरी बात, वेल ड्रेस, प्रॉपर बिहेवियर इन अदालत में, सम्मान करना सीखो और फाइल को तैयार कर।
यदि आपने फाइल नहीं पढ़ी तो कोर्ट से कह दो सर मैंने नहीं पढ़ी, मुझे 1 घंटे का समय दे दो या 1 डेट दे दो, जज दे देगा आपकी ईमानदारी का। लेकिन गलत बोलने से बेटर। और एक नई आपको बात बताना चाहता हूं, जज संतुष्ट हो या ना हो, अब मैं आपको काम की बात दे रहा हूं, पूरे जीवन तुम्हें कोई नहीं दे रहा। जज संतुष्ट हो या ना हो, खुद संतुष्ट हो और तुम्हारा क्लाइंट खुश रहे, क्या आर्गू किया मजा। जज संतुष्ट है, क्लाइंट असंतुष्ट है, तुम्हारा बहस बिल्कुल बेकार है। जज खुश है लेकिन क्लाइंट असंतुष्ट। आपकी ड्यूटी बनती है एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, फाइल को पढ़ के जाओ, जज साहब पैरा नंबर 7 पढ़िए पेज नंबर 22 पर, तो जज हिलेगा। यदि जज कहता है कि पैरा नंबर 5 पढ़िए वकील साहब, पैरा नंबर 5 पढ़िए पेज नंबर 4 पर, योर केस इज नॉट मेंशनेबल, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए वेल ड्रेस, वेल बिहेवियर और अपनी फाइल को तैयार करके जाइए। नहीं है तैयार, कोई बात नहीं, मना कर दीजिए ईमानदारी से। जब हमारा मूड नहीं होता हम कोर्ट से सब तैयार, सॉरी भाई गुस्सा में, आप कैसी बात कर रहे हो, आप ये क्या कह रहे हो, तैयार नहीं। बजाय क्लाइंट के नुकसान पहुंचाने के 1 दिन का समय ले। नहीं आती है बात, क्लाइंट आया आपके पास, क्या नाम है गुड़िया आपका, खड़े होकर बताओ। आपके पास क्लाइंट आता है, आ गया और आपने केस पकड़ भी लिया, लेकिन केस की नॉलेज नहीं। कह दो क्लाइंट से कल शाम को आना, मैं फाइल पढ़ के जजमेंट लेके दूं, इतनी देर में किसी सीनियर से पूछ लो, क्या दिक्कत आ रही है। बजाय गलत एडवाइस करने के, जो क्लाइंट दोबारा तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएगा कभी भी, सही सलाह दीजिए आप। जैसे राकेश जी ने भी कहा, सबके नंबर है 25, हमारे आपके पास तीनों के सेफुल नंबर गए हैं, उनको आप सारे फीड कर लीजिए। किसी भी आपत्ति में, परेशानी में, आज आप देखिए, आज आप किसी भी केस में पकड़े जाते हैं, कोई घटना घटती है, मारपीट में, झगड़े में, चोरी में, क्या लिखा जाएगा, एक स्टूडेंट पकड़ा गया। लेकिन आज के बाद, अभी के बाद, एक एडवोकेट मेंबर बार काउंसिल गिरफ्तार हुआ। इतनी बड़ी ताकत आपकी बढ़ेगी। पूरे हिंदुस्तान 1,75,000 हम इंदौर कर चुके हैं अपने हाथ से। आज आप जुड़ जाएंगे तो आप परिवार के सदस्य बन जाएंगे। राकेश जी कह रहे फीस कैसे निकालनी है, पहले तो बताओ, जितनी बात बताई यहाँ तक ठीक है, बैठ रहे, सारा पढ़ाई हो गई, फीस का जहां तक सवाल है, अब दिल थाम के बैठना था। क्लाइंट आता है, बड़ी मीठी बोली, जैसे कि बिल्कुल चीनी की तरह मीठे, और भाई साहब कैसे हैं परिवार में आपके, जो कि तुम जानते ही नहीं। चाय भाई साहब मैंने तो फीकी ले लो, ग्रीन टी ले, जो तेरी मर्जी आए। सर आपकी कंसल्टेशन क्या है, बोले कुछ, कोई कंसल्टेशन चार्जेस का बीमारी मत पालना। कंसल्टेशन का मतलब है आप केस करना नहीं चाहते, पहले कंसल्टेशन का एक युग आएगा, आज नहीं। क्लाइंट को समझो, केस को नॉलेज भी नहीं है तो इधर की उधर की, इधर की उधर की, उससे बातचीत करो, तो और कैसा चल रहा है, कैसा इस केस में क्या है, पूरा समझिए। फिर उसकी देखो साइकोलॉजिकल कि कितने लेवल का आदमी। अब वो आदमी है बहुत छोटे लेवल का, आपने फीस बता दी, ज्यादा उठ के चला जाएगा। आपको क्या करना है, साइकोलॉजी देखो, इस आदमी की वैल्यू क्या है, बर्थ क्या है, और हमारी बर्थ क्या है जो मांग रहे हैं। किसी ने कहा यार आप शादी में गए, तुमने 3100 रुपए दिए, यार उनकी शादी तो बहुत हल्की थी, वो तो छोटा मामला है। बोले वो तो छोटा है, मैं तो छोटा नहीं हूं। आप अपने हैसियत से दे रहे हो, क्लाइंट को आप अपनी हैसियत से भी देखो कि हम कितना मेंटेन इसका पैसा कर सकते हैं, जिसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, तुम्हारे पास सबसे पहले तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, मामा ही आ गए आपके डायरेक्ट, जिनको 4 दिन रख के भात देना है, लेकिन कोई रियायत नहीं करनी मामा जी। 3 गुनी फीस मामा जी से मांगनी है तो वो सबसे ज्यादा तंग तुम्हें करेंगे। पड़ोसी से 3 गुनी फीस, और जो तुम्हारा फ्रेंड है उससे भी 3 गुनी फीस, क्योंकि 3 आदमी ऐसे हैं, पड़ोसी और रिश्तेदार और दोस्त, वही तंग करेंगे। और बिना फीस के उनके काम करोगे तो उनकी निगाह में आपकी कोई सम्मान नहीं होगा। वैसे चाहे आप लिफाफा घर जाके किसी सावन के महीने में जाके किसी रक्षाबंधन पे लौटा दो, लेकिन फीस के साथ यदि आप समझौता करते हैं तो आप अपने काले कोट के साथ समझो। ये है फीस निकालना। फीस को किसी भी बदले में आप दे दीजिए उनको, लेकिन फीस नहीं लोगे तो ना तो आपका काम में मन लगेगा। आपने देखा होगा जो दुकानदार होते हैं, चाहे घरवाली लेने आई है आधी किलो चीनी, लेकिन वो अपनी डायरी में लिख देते हैं, सेठ जी सॉरी सर, उसमें लिख देते हैं कि आधी किलो चीनी
घर कार्य के लिए गई तो उनको हिसाब करना होता है। यही वकील का प्रोफेशन है। हम लोगों को फीस के साथ, हाँ फीस छोड़िए गरीब आदमी के लिए, फीस छोड़िए किसी विधवा के लिए, फीस छोड़िए किसी पुअर आदमी के लिए कि जो नहीं दे सकता, उससे बेटर यदि आप फ्री में करोगे तो आपको 3 चीजें एक साथ मिलेंगी। नॉलेज बढ़ेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आगे का काम बढ़ेगा, और कुछ नहीं तो ईश्वर के यहाँ आपके एफडीआर करेगा। इन शब्दों के साथ आप लोगों की समझ में आई सब बातें? नहीं आई? वकील बनना है, अच्छा वकील, पैसा कमाना है, नहीं रिश्तेदारों को छोड़ना है। आज रात को घर जाते ही कोई गलती से भी आपके यहाँ फंस जाए, तुरंत फंसा देना, मिनट एक मत लगाना। बिना पैसे की कोई अहमियत नहीं। और ये राकेश जी जो कहते हैं कि मेरे पास सबसे ज्यादा पैसा, ये बिल्कुल गलत कहते हैं। लेकिन नहीं, लेकिन सच कहां से? आप लोगों के ईश्वर की कृपा से आज मेरे साथ 43 लोग ऑन सैलरीड हैं, जिनको मैं बाकायदा सैलरी, सब तो बहुत बुरा है, कंपनसेशन कह लो या एक रेम्यूनरेशन कह लो। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि मुझे मिले या ना मिले, लेकिन उन बच्चों का काम महीने में जो मैंने तय कर रखा है जरूर होना चाहिए। इन शब्दों के साथ कभी आप याद करेंगे, आपके लिए हमेशा तैयार है। और एक बात ध्यान रखना, आपको मेंबरशिप जरूर लेनी है, AIB का आपको टेस्ट जरूर क्लियर करना है। और कोई भी आपके साथी कहेंगे आपको, आपकी जो एनरोलमेंट हुआ है आपको पैसे कितने देने पड़े, 14,500 का मतलब 14,500। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप लोगों पे लागू नहीं होता। आप एनरोल्ड हो गए, यही लकी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वी ऑल आर गोइंग टू बी एनरोल्ड बाय पहली बार काउंसिल। जो आप कहने में हक कर सकते हो मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, ये झारखंड में एनरोल होने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता, ये बिहार में एनरोल होने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता, ये उड़ीसा में एनरोल होने वाला नहीं कह सकता। आप यहाँ से निकलेंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, कोई कई सब जगह आप मिलते हो जाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ घर जाकर आप सेलिब्रेट करिए, अपने माँ बाप का आशीर्वाद दीजिए। और हम तीनों आपसे केवल एक अपेक्षा चाहते हैं, गुरुदक्षिणा के रूप में मांग रहे कुछ आपसे, जोर से बताएं पीछे वाले सब लोग, झूठ तो नहीं बोल रहे, अपनी बात रखोगे ना? रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर हम तो अपने प्राण जाने देंगे, हम तो एनरोल कर देंगे आपको बिना इंटरव्यू के, बिना इंटरव्यू के एनरोल कर देंगे। लेकिन अपनी बात मैं आपसे कहलवाऊंगा, अपनी बात आपको हमें देनी है जो हम मांग रहे हैं। आज के बाद अदालत में, फंक्शन में, कार्यक्रम में, कहीं भी हम लोग एक दूसरे को मिले तो कम से कम एक दूसरे के साथ परिवार की तरह आप हमें नमस्ते करें या ना करें, तो आप तो बड़े आदमी हो, तो वकील बन जाओगे सेकंड के बाद। लेकिन हम जरूर आपको नमस्ते करें, तीनों प्राणी। और कभी टेलीफोन गलती से चुनाव के समय पे कर दे तो ये मत कहना कौन गोस्वामी बोल रहे हैं, कौन सहरावत बोल रहे हैं, कौन फैजी, ऐसा तो नहीं करोगे हमारे साथ? झूठ मत बोलना भाई। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बड़ा वकील बनाए, अच्छा वकील बनाए, और हमें गर्व पैदा हो कि हम कहें कि हमारे हाथ का एनरोलमेंट है। क्या तारीख है आज? आपका 1 साल बचा दिया हमने। 31 का मतलब अगस्त नहीं है, 31 जुलाई है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत श्री ओपी फैजी साहब की सहमति और राकेश जी और माई सेल्फ आर.एस. गोस्वामी, वी आर गोइंग टू एनरोल ऑल ऑफ यू इन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एज एडवोकेट। आपको बैंड देने जा रहे हैं, यहाँ पे अपना बैंड पहनिए, उसके बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद ग्रुप फोटोग्राफ होगा। आप यहाँ पे चेयर लगेंगी, स्टाफ यहाँ पे चेयर लगाओ आगे। हाँ, सबसे पहले लड़कियां आएंगी आगे, इनका पहले से ग्रुप फोटोग्राफ होने के बाद फिर लड़के। हाँ जी, कुछ देखिए, फॉर्मेलिटी के तौर पर आपकी इंटरव्यू हो रही है, तो तो बाहर पूछे आपके इंटरव्यू होते, आपका तो कोई इंटरव्यू नहीं होती, वैसे एनरोल कर देते हैं बाहर। अगला नेक्स्ट बैच आपसे पूछेगा कि यहाँ इंटरव्यू हुई थी, आप कहेंगे नहीं वो तो ऐसे बंदर मार देते हैं, इंटरव्यू ऐसे ही होती है, तो मैं फॉर्मली आपकी थोड़ी बहुत इंटरव्यू कर देते हैं। अब हमारे सामने वो बच्चा आएगा, अरुण सिंह है, अर्जुन सिंह।
आए अर्जुन सिंह आए हमारे सामने, आए हैं कोई? आप इधर आइए बेटा, इधर आइए आप अर्जुन सिंह। जल्दी आइए। बैंड लगा लो। आपका नाम अर्जुन सिंह है, आपका फॉर्म किसने अटेस्ट किया है? आपके 2 एडवोकेट का नाम बता देंगे जिन्होंने ये अटेस्ट किया? कैसे जानते हैं आप उन्हें जब वो आप कैसे जानते हैं? दोनों अच्छे। आपने इंटर्नशिप कहाँ करी है? नहीं, कौन सी बोर्ड में करी है? किस जगह? आप बता सकते हैं पीएफ क्या होता है, उसका क्या पर्पज होता है? पीएफ जो होता है उसका ये जब इंटरेस्ट को बुलाने है उसके लिए भी होता है। आप चलिए ठीक अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एडवोकेट यूनिटी जिंदाबाद। एक बात बताइए सब, जितनी भी हमारी बच्चियां आई हैं कि हमारे यहाँ कौन ने पदक जीता है इस समय? कौन है? शूटर। लड़की है लड़का? लड़की है। बजाओ ताली लड़की। वेबसाइट में जाएंगे आपके सब पूरे, और अपने फोटो से भी ले लो जो आप अपने फेसबुक में कहिए होल लाइफ आपके लिए। जिसको पर्सनल अगर चाहिए वो सलीम साहब का नंबर ले लें, अगर सलीम उनसे चाहिए, उनके कुछ चार्जेस है नॉमिनल, अगर चाहिए तो कंपलसरी नहीं है।